जो भी हमारी मेन स्टेप्स थी एनएलपी की वो सारी की सारी देखी। उसमें जो लास्ट के 2 स्टेप्स है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो हमने पढ़ा था सेकंड लास्ट स्टेप वो था डिस्कोर्स नॉलेज। तो डिस्कोर्स नॉलेज में हमने क्या सीखा था? डिस्कोर्स नॉलेज में हमने सीखा था रिप्लेसमेंट। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही को हमें कैसे पता चलेगा वो राम? रिलेट करना सीखा था। तो दैट्स कॉल्ड द डिस्कोर्स नॉलेज। और वो जो स्टेप था उसको हमने बोला था डिस्कोर्स प्रोसेसिंग स्टेप। तो सिंपल है, डिस्कोर्स नॉलेज इन एनएलपी रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडलिंग ऑफ हाउ सेंटेंसेस and utterance are structured and connected to form coherent and meaningful text और कन्वर्जेंस। तो क्या सीखा था? रिलेशनशिप सीखा था कि कोई भी अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस दिए गए और उनमें आपको कनेक्ट करके कोई रिलेशनशिप या कोहेरेंस निकालना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्कोर्स नॉलेज यूज करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिलेशनशिप, जो सीखा था हमने, एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस, the flow of information and overall structure of the discourse basically. Or discourse knowledge is crucial for tasks like text summarization, dialogue system, question answering and machine translation. It helps machines understand context, coherence, intent beyond individual sentences. तो हमें यहाँ पे mainly इन 3 चीजों को समझना है। तो यहाँ पे हमारी ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये अभी हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि इतना तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि अगर आप डिस्कोर्स नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेंटेंस, अब एक सिंपल सा बात है, टेक्स्ट समराइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मान लीजिए 50 लाइन का एक पैराग्राफ है और आपका उसका समरी बनवाना है पॉइंट्स के अंदर 10 लाइन के अंदर ही। तो 10 लाइन का समरी बनेगा कब? जब उसको पता हो उस सेंटेंसेस में कौन वर्ड, कौन एडजेक्टिव, कौन वर्ब, कौन नाउन कहाँ यूज किया गया और किसके लिए यूज किया गया या किसको रेफर किया गया, तभी वो उसका मीनिंग निकाल सकता है, नहीं तो मीनिंग निकाल ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को इन 3 चीजों पे फोकस करना होता है। अगर आप डिस्कोर्स नॉलेज की बात करते हो तो डिस्कोर्स नॉलेज में 3 चीजें हम देखते हैं। पहला आता है कोहेजन, दूसरा आता है कोहेरेंस और तीसरा आता है इंटेंट। डिटेल से अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कोहेजन का मतलब क्या हो? हाउ सेंटेंसेस आर लिंक्ड लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज वाइज, जैसे प्रोनाउन आ गया, कंजक्शन आ गया। कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? अब हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, अब उनको आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के लिए या तो बेटर यही हम प्रोनाउंस यूज करेंगे। पहली बार मैंने नाम बोल दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ उनके प्रोनाउंस यूज कर रहा हूँ। या फिर आपको 2 सेंटेंसेस कनेक्ट करने थे, आपने एंड लगा दिया, आइदर और, नाइदर और हमारी जो बेसिकली कंजक्शंस होती है ना, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कोहेजन, उसे हम यहाँ कोहेजन कहेंगे। दूसरा हमारे पास आता कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब हाउ द ओवरऑल मीनिंग एंड लॉजिकल फ्लो आर मेंटेन्ड। तो अब आपने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं उनका मतलब हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसको रिलेट करेंगे? यहाँ तो बस आपने क्या किया, यहाँ तो बस आपने लिंक कर दिया। तो लिंक करना हमारे पास क्या है? कोहेजन है। अब उस लिंक में हमें मतलब निकालना है, ओवरऑल मीनिंग क्या है उसका, ठीक है, उसे हम यहाँ कहेंगे कोहेरेंस। और तीसरा आपके पास आता है इंटेंट। इंटेंट का मतलब पर्पस, द पर्पस ऑफ गोल ऑफ द डिस्कोर्स, कि ये आपने जो बेसिकली सेंटेंसेस को रिलेट किया या कनेक्ट किया इसमें गोल किया, तो उस गोल को हम यहाँ बोलते हैं इंटेंट। अब इन तीनों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोहेजन। तो कोहेजन का मतलब हमें समझ में आ ही गया कि कोहेजन refers द लिंग्विस्टिक डिवाइसेस दैट कनेक्ट सेंटेंसेस एंड मेक द टेक्स्ट हैंग टुगेदर बेसिकली। मतलब कोहेजन की जब भी हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि हमें 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए उस लैंग्वेज में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसे हम यहाँ कोहेजन बोले। जैसे अभी हमने क्या बोला, जैसे प्रोनाउन आ गया, कंजक्शंस आ गए, वो इसी का पार्ट होता है। जैसे प्रोनाउंस दिए तो प्रोनाउंस के कैसे बोलेंगे? जॉन वेंट टू द स्टोर एंड ही बॉट मिल्क। तो ये ही क्या है? ये मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। अगर आप कंजक्शन की बात करोगे तो क्या बोलोगे? आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रनिंग। बट आ गया, एंड आ गया, नाइदर और आ गया, तो ये क्या है? ये कंजक्शन है। या फिर आप लेक्सिकल चेंज की बात कर रहे हो, रिपीटिंग और रिलेटिव वर्ड्स। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे डॉग आ गया, डॉग की जगह अगली बार आप पपी लिख रहे हो, अगली बार उसकी जगह पैट लिख रहे हो, तो इसका ये हो सकता है कि एक ही वर्ड को जब आप रिपीट कर रहे हो तो मतलब एक ही है बट उनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग आ गए। तो इट इज बेसिकली कॉल्ड लेक्सिकल चेंज। तो कोहेजन का मतलब उस लैंग्वेज के अंदर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के तरीके, और वो तरीके कितने हैं? बेसिकली 3 तरह के होते हैं। या तो आप प्रोनाउन से कनेक्ट कर सकते हो,
या फिर आप उनको कंजक्शन से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको लेक्सिकल सेंस से कनेक्ट कर सकते हो कि एक ही वर्ड के लिए आप मल्टीपल वर्ड्स यूज कर रहे हो। वो मल्टीपल वर्ड ना ही कंजक्शन है और ना ही प्रोनाउंस है, तो हम उनके अल्टरनेट वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जैसे अभी बोला ना डॉग, पप्पी, या फिर इसके और भी कोई नाम निकाल रखे होंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर आपके पास आता है कोहेरेंस। तो कोहेरेंस मीन्स, तो कोहेरेंस रेफर टू द लॉजिकल एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप, लॉजिकल एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस। अब हमें उसके मीनिंग को बताना है यहाँ पे। अब वहां तो हमने कर दिया, वहां तो बस हम ये कह रहे थे कि भैया ये दो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं तो ये क्या है, ये कोहेजन। बट इसमें ये ही किसको रेफर कर रहा है वो कौन बताएगा, क्योंकि डिस्कोर्स नॉलेज भी अपने आप में चैन ऑफ एक्टिविटीज है। तो वहाँ पहली एक्टिविटी आपने कोहेजन लिखी है, अगली एक्टिविटी क्या आएगी आपकी, कोहेरेंस आएगी। तो कोहेरेंस हमें क्या बोलेगा कि उनके बीच में जो मीनिंग है एग्जैक्टली वो है क्या, कौन प्रोनाउन है, कौन कंजक्शंस है, उनको हमें समझाना है बिटवीन सेंटेंसेस, एंड इट इंश्योर द टेक्स्ट मेक्स सेंस एज ए होल। उससे उसका क्या मतलब है वो यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे वही पहले हम बात करेंगे कॉज इफेक्ट की, जैसे इट वाज रेनिंग सो आई वाज स्टेड होम। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक कॉज इफेक्ट है, मतलब अगर बाहर बारिश होगी तभी तो हम घर रहेंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो हाँ तो फिर हम बाहर जा सकते हैं। तो ये कॉज इफेक्ट आ गया। दूसरा टेम्परल सीक्वेंस, मतलब आई वॉक अप देन आई ब्रश माई टीथ। तो टेम्पररी मतलब मैं जैसे उठ रहा हूँ मैं ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद करना नहीं करना कोई मैटर नहीं करता। तो ये क्या हुआ, एक सीक्वेंस हुआ कि आपने एक कोई सेंटेंस लिखा, कोई एक्टिविटी की, उसके बाद आप दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो, वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने का मतलब ये नहीं कि उठने के बाद आप हमेशा ब्रश करोगे। टेम्परेरी का मतलब ये कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि उठते ही आप हमेशा ब्रश करो। एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है कि आप उठे और हो सकता है आपने पहली बार ब्रश कर लिया हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, इसीलिए क्या है ये टेम्परेरी है। तीसरा आपके पास आता है टॉपिक कंटिन्यूटी, जैसे मेंटेनिंग फोकस ऑन ए सिंगल टॉपिक अक्रॉस सेंटेंसेस, कि आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक को मेंटेन करना है अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। तो इस ये क्या हुआ, टॉपिक कंटिन्यूटी। आपने कोई भी एक टॉपिक लिखा पर यहाँ खत्म नहीं हुआ, अब दूसरे सेंटेंस में जाके इसी टॉपिक को आप कंटिन्यू कर। जैसे आप यहाँ पे सिंपल सा लिखा कि किसी को कहानी सुना रहे हो, तो कहानी में क्या हुआ कि रात को मैं रोड से निकला तो मैंने एक भूत देखा, उसके बाद क्या हुआ। तो हम उसी बात को कंटिन्यूस करते हुए एक और सेंटेंस बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ मैंने फुल स्टॉप तो लगा दिया, बट क्या ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप देखो सिंपल सी बात, हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, और लैंग्वेज पे काम करने का मतलब जो अपने अंदर कॉमन सेंस है ना, वो सारा सेंस मशीन में डालना है। तो उसके लिए पूरा मैथमेटिक्स लगेगा, जो भी उनकी एक्शंस होती हैं, दैट्स कॉल्ड द कोहेरेंस। तीसरा आपके पास आता है डिस्कोर्स रिलेशनशिप, जिसे हमने भी इंटेंट बोला था। तो डिस्कोर्स रिलेशन डिस्क्राइब हाउ क्लोजेस और सेंटेंसेस आर कनेक्टेड। अब वो कैसे कनेक्टेड है वो कौन बताएगा, वो उनके रिलेशंस बताएंगे। और कॉमन क्या होगा, टेम्परल, कैजुअल, कॉन्ट्रेसिव और एडिटिव। तो अगर आप टेम्परल की बात करो तो टेम्परल मतलब आफ्टर आई एट आई फेल्ट फुल, जैसे अभी आपने बोला कि मैं उठा, उठते ही मैंने क्या किया, ब्रश किया, इट इज जस्ट लाइक, इसे कहते हैं टेम्परल। दूसरा आता है कैजुअल, तो बिकॉज इट वाज कोल्ड आई वोर ए जैकेट। ठीक है। तीसरा आता है कॉन्ट्रांसिटिव, तो आई लाइक टी बट आई प्रीफर कॉफी। अब आपको कोई चाय दे रहा है, आपको नहीं यार मेरे को तो कॉफी पसंद है, तो कॉन्ट्रा हो गया ना। ठीक है। और आपके पास एडिटिव आ गया, आई वेंट टू द पार्क ऑल्सो आई विजिट टू द म्यूजियम। तो कोई एक बात बोला, उसके बाद आप कोई दूसरी बात बोलना चाह रहे हो, तो दीज आर बेसिकली द रिलेशनशिप। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्कोर्स रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर, तो डिस्कोर्स का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होगा, तो डिस्कोर्स स्ट्रक्चर रेफर टू द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है। जिसमें सिंपल से क्या आएगा, जैसे अगर आपने कोई नैरेटिव स्ट्रक्चर लिखा है कोई बताने वाला, तो कैसे लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट लिखोगे, फिर रिजोल्यूशन लिखोगे। नरेट कर रहे हो ना किसी चीज को, स्टार्ट करोगे फिर आगे जाओगे फिर उसको कनेक्ट करोगे, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद कोई आर्गुमेंटिव स्ट्रक्चर है, आप किसी से आर्गुमेंट कर रहे हो, नहीं ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत है ये सही है, आप किसी को क्लेम कर रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, ये कैसे हैं, ये आपके आर्गुमेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। या फिर आप डायलॉग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जैसे टर्न मेकिंग, एजेंसी पेयर्स, इस तरह से लाइक क्वेश्चन आंसरिंग। तो ये सारा के सारा किसमें आपके डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो यहाँ पे 3 तरह से हम चीजों के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मेन एप्लीकेशन तो आपको समझ में आएगा क्या है, टेक्स्ट समरी। कि कोई भी अगर आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है और आपको उसका समरी बनाना है, उसके लिए आपको डिस्कोर्स नॉलेज का ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा डायलॉग सिस्टम आ गया आपके पास में, अब डायलॉग आ गया ना, कन्वर्जन, कनेक्शन, रिलेशंस, वो सारे हम यहीं पे निकाल रहे हैं।
ठीक है। तो इट इन चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट, आपने देखा होगा ना आज के टाइम पे वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट आने लग गए। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे और एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, हाउ मे आई हेल्प यू, वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब नॉर्मली आज के टाइम पे तो काफी सारी कंपनियों ने तो अपने कॉल सेंटर से बंद कर दिए, ये कॉल सेंटर्स कम कर दिए। पहले क्या होता था, हर बात पे कॉल होते थे। आज के टाइम पे क्या हुआ कि जो कॉमन 1500 प्रॉब्लम आ सकती है वो उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स उनके बनाए और चैटबॉट को दे दिए। अब आप जैसे ही पूछोगे हाउ मे आई असिस्ट यू, तो वो आप जैसे रिप्लाई करोगे वो चैन ऑफ एक्टिविटीज दिखाएगा, खूब सारी लिस्ट बनाएगा। अब आप उसमें से बताओगे मुझे कोई दिक्कत है, तो या तो आप उस चैटबॉट से सेटिस्फाई हो जाओगे। तो हो सकता है 100 में से पहले 100 कॉल होते थे, अब 100 में से आपके 50 कॉल कम हो गए, क्योंकि वो जो फंडामेंटल सॉल्यूशन थे वो तो चैटबॉट नहीं दे दिए। तो ये क्या है, ये आपके पास में एक तरह से डायलॉग सिस्टम ही तो है कि आपने क्वेश्चन पूछा, बदले में आपको आंसर्स मिलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके अलावा आपका मशीन ट्रांसलेशन है ही यहाँ पे। तो अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्स स्ट्रक्चर हेल्प प्रोड्यूस ट्रांसलेशन दैट आर कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्चुअल। उसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग है, बेसिकली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन और आंसर रिलेट होंगे तभी तो सही है। तो रिलेशनशिप जहाँ पे भी है वहाँ क्या है, वही डिस्कोर्स नॉलेज आपके। उसके अलावा आपके सेंटिमेंटल एनालिसिस आ गए, मतलब एनालाइजिंग डिस्कोर्स कैन रिवील हाउ सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व अक्रॉस ए कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। अब कोई आप कन्वर्सेशन करो तो उसमें आपके कोई सेंटिमेंटल्स हो सकते हैं, आप इमोशनल हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, तो सेंटेंसेस के अंदर ये सारा फील होता है। तो फील इसको समझना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो हमारे रिलेशनशिप ही है। तो ये आपका सारा का सारा क्या हुआ, कंप्लीटली डिस्कोर्स नॉलेज। उसके बाद लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, और वो क्या था हमारे पास में, प्रेग्मेटिक नॉलेज। तो प्रेग्मेटिक नॉलेज हमें किसके बारे में बताएगा, एक्शंस के बारे में। फिर मैंने आपको कैसे समझाया था कि मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ, प्लीज गिव मी सम वाटर, तो इससे आपको समझ में आएगा कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको बोल रहे हो। अच्छा, हिंदी में जैसे आप सिंपल बोलते हैं इधर पानी दे, इसका मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो, और ये चीज़ प्लीज थोड़ा पानी दीजिए, तो बोलने के तरीके से मांग पा नहीं रहे हो, पर बदले में आपका मैन मोटो क्या है, रिक्वेस्ट वाला ऑर्डर है, रिक्वेस्ट वाला मोटो है, ऑर्डर वाला मोटो है। तो वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, प्रैग्मेटिक नॉलेज से। तो प्रैग्मेटिक नॉलेज इन एनएलपी रेफर्स टू द एबिलिटी, बेसिकली हमने क्या समझा था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द intended meaning of the sentence based on context, real world knowledge and conversational dynamics rather than just literal meaning of the words। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मैंने आपको बोला कैन आई पास द वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी को आपकी तरफ पास करेगा, फेंकेगा, नहीं भाई, ये तो उसका सेंटेंस मीनिंग है। एग्जैक्ट मीनिंग उसका क्या है कि नहीं आप पानी मांग रहे हो, मतलब आप एक रिक्वेस्ट कर, तो ये चीजें क्या है, ये कॉन्टेक्चुअल मैनर में जाती है यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। और इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग एआई ड्रिवन लैंग्वेज सिस्टम मोर ह्यूमन लाइक एंड इफेक्टिव। और प्रैग्मेटिक डील्स विद हाउ लैंग्वेजेस इज यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड हाउ मीनिंग इज इन्फर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, टोन, स्पीकर इंटेंट एंड सोशल नॉर्म्स। तो यही तो है, आपके बोलने के लहजे से हमें मतलब निकालना है, ना कि आपने क्या बोला। आपने बोला, उस एक ही सेंटेंसेस के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं, आपने बोला कैसे, तो आपके टोन से हमें उसका एग्जैक्ट एनालिसिस करना होता है, ठीक है। दैट्स द प्रैग्मेटिक एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे लाइक अनलाइक सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक हेल्प्स इट इंटरप्रेटिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, ह्यूमर्स, सार्केसिज्म, पोलाइटनेस एंड डिस्कोर्स कोहेरेंस। जैसे एग्जांपल में यूजर ने आपसे बोला कैन यू ओपन द विंडो, कैन यू ओपन द विंडो, तो लिटरल सिंपल से क्या होगा, एनएलपी इंटरप्रिटेशन रिकॉग्नाइज दिस इज यस और नो क्वेश्चन। बेसिकली तो यही है ना कि आप विंडो खोल सकते हो क्या, तो यस और नो। बट यहीं पे अगर आप प्रैग्मेटिक लगाओगे तो वो क्या बोलोगे, अंडरस्टैंड इट इज ए पोलाइट रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है। तो यही चीज डिपेंड करती है कि सेंटेंसेस क्या है, उसका टेक्सचुअल मीनिंग तो हमने समझ लिया, पर वो टेक्सचुअल मीनिंग ह्यूमन के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा। तो हमने बोला नहीं यार, ये रिक्वेस्ट की जा रही, हमसे रिक्वेस्ट की जा रही, खिड़की खोलना है वो ठीक है, पर ये रिक्वेस्ट मैनर में बोला है, ऑर्डर मैनर में बोला है, ये चीज हमारा क्या होता है, प्रैग्मेटिक नॉलेज होता है। अब यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास आता है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन रिलेशन टू देयर सराउंडिंग टेक्स्ट, ठीक है, एंड एनवायरमेंट, कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके आसपास के शब्दों को देख के और सेंटेंसेस को देख के अब आप क्या करो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। लाइक ही इज रनिंग फॉर ऑफिस, अब इसका मतलब क्या है वो अलग चीज है, बट इसके अंदर एक्शन क्या है वो अलग चीज है। तो ही इज रनिंग फॉर ऑफिस का मतलब, यहाँ रनिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा। तो अगर विदाउट प्रैग्मेटिक्स अगर आप नहीं लगाओगे तो रनिंग मीन्स फिजिकल रनिंग, ठीक है।
लेकिन अगर ये प्रैग्मेटिक लगाओगे तो रनिंग मीन्स कम्पिटिटिंग इन एन इलेक्शन, कि इसका मतलब ही इज रनिंग फॉर ऑफिस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि वो ऑफिस के लिए कहीं कोई कंपटीशन कर रहे हैं। अरे बट उसको एक ऑफिस चलाना है, खोलना है। अब ऑफिस खोलने के लिए वो बोल रहा है कि ही इज रनिंग फॉर ऑफिस। जैसे आपने कहीं पे भी अगर आपका कोई ऑफिस है तो आप क्या बोलोगे कि आई एम रनिंग एन ऑफिस। इसका मतलब ये तो नहीं है मैं भाग रहा हूँ ऑफिस चलाते हुए। तो भागते हुए ऑफिस चलाते हुए ये मतलब किसका है, ये बिना प्रैग्मेटिक्स का है। लेकिन जैसे आपने प्रैग्मेटिक्स लगा दिया उससे रियल मीनिंग निकल गया कि नहीं, आप ऑफिस के अंदर चलाने की या कंपटीशंस की बात कर रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस। दूसरा आपके पास आता है स्पीकर इंटेंट एंड इम्प्लीकेशंस। तो इंटरप्रेटिंग व्हाट द स्पीकर एक्चुअली मीन्स इवन व्हेन इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ एक ही लाइन बोला, आगे बोला ही नहीं, तो क्या हम समझ सकते हैं वो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। अब एक इंसान हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ हो रहा होगा, उसने बोला मैं आई। अब हम देखेंगे आसपास, हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये पैर उठाने की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है हमें बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एक्शन से, उनके बोलने के तरीके से हम गैस कर सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इट मीन्स स्पीकर इंटेंट एंड इम्प्लीकेशन। जैसे कि यूजर ने बोला इट्स कोल्ड इन हियर, इसका मतलब अगर एनएलपी विद प्रैग्मेटिशन करोगे, अंडरस्टैंड इट इज एन रिक्वेस्ट टू क्लोज द विंडो और टर्न अप द हीट। अरे किसी ने आपसे बोला यार यहाँ बहुत सर्दी है। अब सिंपल सी बात, आप बस में खिड़की के पास बैठे हो, खिड़की खोली आपने और कोई इंसान आपसे बोलता है बहुत सर्दी लग रही है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसने खिड़की बंद करने के लिए नहीं बोला, बट खिड़की बंद करनी है क्योंकि उसको सर्दी लग रही है। तो उसने नहीं बोला बट वी कैन कंक्लूड इट। तो इसीलिए स्पीकर का इंटेंट भी हमें समझना होता है। ठीक है, तीसरा आता है रेफरेंस रिजोल्यूशन। तो रेफरेंस रिजोल्यूशन मतलब आइडेंटिफाई व्हाट प्रोनाउंस एंड वेग्यू वर्ड्स रेफर टू। अब जो प्रोनाउंस है उनके एग्जैक्ट रेफरिंग भी हमें देखनी होती है। जैसे कि जॉन टोल्ड माइक ही वोन द लॉटरी, जॉन टोल्ड माइक ही वोन द लॉटरी। तो अब यहां पे ये ही जो है ये कौन है, जॉन ने माइक को बोला कि उसने लॉटरी जीत ली। अब उसमें का मतलब ही जरूरी है जॉन ही हो, किसी और को भी तो रेफर कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रोनाउन भी एग्जैक्टली जैसे दिखते हैं वैसे तो नहीं होते। आप कहीं जा रहे हो, दो लोग बात कर रहे हो, तो उसने बोला यार उसने मेरा मेरा पेन चुरा लिया, मतलब तो इसका उसमें उसमें किसकी बात है, उन दोनों में से कोई है या किसी तीसरे की बात हो रही है। इट इज जस्ट प्रोनाउन इनडायरेक्टली इम्प्लीकेशंस। तो विदाउट फ्रेगमेंटेशन हु वोन, जॉन और माइक, बट कंटेक्चुअल टू डिटरमाइन द करेक्ट रेफरेंस। मतलब जरूरी नहीं है, अगर आप यही चीज बिना प्रैग्मेटिक्स करोगे तो वो क्या बोलेगा कि ही का मतलब या तो जॉन है या माइक है, जो अभी हमें समझ में आया डिस्कोर्सेस में। ठीक है, बट पता चल रहा है कि ही तो दोनों ही नहीं है, ये तो कोई तीसरा इंसान ही जीत गया। अरे अब सिंपल सा आपके घर में भी अगर कोई लॉटरी जीत गया होगा तो आप क्या बोलोगे, यार उसने लॉटरी जीत ली, ही वोन लॉटरी, बट ही का मतलब आप दोनों हो ऐसा तो जरूरी नहीं ना। तो कभी कभी प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, किसी और को भी रेफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो सब्जेक्ट्स आपने उस सेंटेंसेस में लिखे हो वही सब्जेक्ट उस प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं, कुछ नए भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशंस एंड कोहेरेंस। तो मेंटेनिंग लॉजिकल फ्लो एंड रेलिवेंस इन मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस। जैसे डू यू नो द टाइम, तो डू यू नो द टाइम का मतलब अगर बेसिक एनएलपी लगाओगे तो यस और नो का आंसर मिलेगा, बट प्रैग्मेटिक लगाओगे तो प्रोवाइड द करंट टाइम। अब डू यू नो द टाइम में उसने ये पूछा क्या तू टाइम को जानता है, उसने ये नहीं पूछा प्लीज टेल मी अबाउट द टाइम, उसने बोला सिर्फ डू यू नो द टाइम। तो आपसे वो वक्त टाइम ही पूछ रहा है लेकिन बोलने का तरीका उसका अलग है। ठीक है, नॉर्मल सेंस में क्या बोलोगे, उसने आपसे पूछा डू यू नो द टाइम, तो आप कोई नहीं मैं तो नहीं जानता, क्या मैं तो जानता हूँ। बट यही अगर आप प्रैग्मेटिक लगाओगे तो आप उसको टाइम बताओगे। तो ये हमारे पास क्या कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशंस। उसके अलावा स्पीच एक्ट्स लाइक रिक्वेस्ट है, कमांड्स है, क्वेश्चंस है, सेशंस है, ये तो हम सीख ही चुके हैं, हम एक्शंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो प्रैग्मेटिक के अंदर मैन काम किसका होता है, मैन काम एक्शंस का होता है यहाँ पे। तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच बियॉन्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। जैसे कि यू माइट वांट टू चेक योर ईमेल, ये कोई सेंटेंस है, तो इसमें लिटरल एनएलपी क्या आएगा, इंटरप्रेट्स इट एज एन ओपिनियन। बट यही अगर आप एनएलपी लगाओगे प्रैग्मेटिक, तो अंडरस्टैंड इट इज अ सजेशन टू चेक फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट। यही तो मैंने बोला कि यू माइट वांट टू चेक योर ईमेल, मतलब क्या आपने अपना मेल चेक किया, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ जरूरी हो सकता है, चेक कर लो। तो ये दोनों ही मीनिंग अपने आप में अलग अलग। प्रैग्मेटिक लगते ही रियलिस्टिक मीनिंग आता है जो हम समझते हैं, अब बिना प्रैग्मेटिक उसका सिर्फ लैंग्वेज मीनिंग आता है जो रियलिस्टिक नहीं होगा। इसलिए प्रैग्मेटिक रियल वर्ल्ड लाइफ में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा सार्केज्म और ह्यूमन डिटेक्शन।
मजाक करते हो कभी कभी, तो सरकेज सेंटेंसेस में ही तो होते हैं। अब आपने बोला ओ ग्रेट, अनदर ईमेल फ्रॉम माय बॉस एट 11 PM, तो इसका मतलब ये बोल तो गया कि ओ ग्रेट अनदर ईमेल फ्रॉम माय बॉस एट 11, ये मतलब रात को 11 बजे बॉस का मेल आ गया, तो क्या बोलना चाह रहा है, ये बकवास आदमी चला, रात को भी नहीं सोने दे रहा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे थोड़ी ओ गॉड मैं खुश हो गया कि 11 बजे मेरे बॉस का मेल आ गया, तो अच्छी बात थोड़ी है। इट मीन्स थिंग्स इट्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऐसे ही लग रहा है। बट अगर आप एनएलपी देखोगे, रिकॉग्नाइज सरकेज़म बेस्ड ऑन द टोन एंड सिचुएशन, टोन एंड सिचुएशन। रात को 11 बजे कौन बॉस ईमेल भेजेगा, और वो भी ये बोला कि बहुत अच्छा हुआ, तो ओ ग्रेड का मतलब अच्छा ही है, बट क्या ये अच्छा पॉजिटिवली है नेगेटिवली है, आपको समझ में आया कि सरकेज में ये तो नेगेटिवली बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ये भगवान को ये बोला, क्या कर रहा है तू यार, इसको शर्म नहीं आती 11 बजे ईमेल भेजते हुए, तो लिखा हुआ क्या है और उसको इंटरप्रेट कैसे करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप कहाँ कहाँ यूज लोगे, इसका एप्लीकेशन तो पहला आपका वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स हो गया। तो चैटबॉट्स के अंदर डिस्क्लोजर का मीनिंग कनेक्शन था, बट इसका मतलब रियल मीनिंग निकालना था। अब आपने कोई भी एक क्वेश्चन पूछा तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग निकाल के देगा, एग्जैक्ट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आपके पास सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो ही गया, तो अंडरस्टैंडिंग सरकेज़म, आयरनी एंड इमोशंस इन द ट्वीट्स एंड रिव्यूज बेसिकली, ठीक है। आपका मशीन ट्रांसलेशन हो ही गया, गूगल ट्रांसलेट, डीप लर्निंग, यूज प्रैग्मेटिक फॉर बेटर कॉन्टेक्चुअल एक्यूरेसी। अगर आप गूगल में ट्रांसलेट करते हो तो अभी गूगल बहुत एडवांस हो गया। पहले क्या, गूगल को आप कोई भी सेंटेंसेस देते थे ना, लाइक आप इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करवाना चाहते थे, तो वो एग्जैक्ट नहीं करता था, वो ग्रामेटिकली करता था। अब वो फील करके करते, हम जो समझना चाह रहे हैं अब वो गूगल भी करने लग गया, पहले गूगल नहीं करता था क्योंकि अब वो प्रैग्मेटिक लगाने लग गया। कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन है ही यहाँ पे, तो एआई चैटबॉट्स हैंडल बेसिकली क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स। और आपके पास में लीगल एंड मेडिकल एनएलपी, एक्सट्रैक्टिंग कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरह से आप डिस्क्लोजर नॉलेज को और प्रैग्मेटिक नॉलेज को यूज करके जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसका ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन कर सकते हो। इनको नहीं यूज करोगे तो मतलब तो निकल आएगा, बट वो मतलब नहीं निकलेगा जो रियलिस्टिक हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमारा मैन खेल क्या है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एनएलपी होता क्या है। एनएलपी की मैन स्टेप्स कौन कौन सी होती है। किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को जब भी हम करते हैं तो इनपुट से आउटपुट तक के बीच में कैसे कैसे वो चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करती है। बट किसी भी लैंग्वेज में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ग्रामर का। क्या बिना ग्रामर कोई लैंग्वेज काम कर सकती है, तो अब कुछ पोर्शंस आपके ग्रामर का दिया गया है, और ये ग्रामर वाला पोर्शन रियल में एआई का पार्ट नहीं होता, ये अलग सब्जेक्ट्स का पार्ट होता है। जैसे कि आपका मशीन लर्निंग आ गया या फिर आपका टीओसी, थ्योरी ऑफ कंपटीशन आ गया, वहां पे इन चीज़ों को डिटेल से समझाया जाता है। तो हम ग्रामेटिकली चीज़ों को अब समझने चाह रहे हैं, ग्रामेटिकली। और ग्रामेटिकली चीज़ों में देखो होता क्या है, ग्रामेटिकली मतलब कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे पहले जो ग्रामर बना था दैट इज बेसिकली कॉल्ड चॉम्स्की हायरार्की और चॉम्स्की अराम्बा। इन्होंने सबसे पहले 1950s के अंदर ये बता दिया था कि हाँ हम ग्रामर को मशीन से भी जनरेट कर सकते हैं। पर वो ग्रामर नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये सेंटेंसेस वाली ग्रामर से, ठीक है। और जब भी हमें ग्रामर करना होता है देखो सिंपल सा क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। मैं आपसे सिंपल सा कहूं कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर जो है बहुत ईजी है, इसका मतलब लैंग्वेज बहुत बेकार है। आप समझिएगा, जहां पे ग्रामर जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वो लैंग्वेज उतनी इजी होगी, क्योंकि ग्रामर को कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब वहां पे एम्बिग्यूटी नहीं होगी, वहां सिचुएशनल चीजें होंगी, वहां हर चीज को समझाया गया होगा। लेकिन अगर सिंपल चीजों को रख दिया तो सिंपल चीजों में एम्बिग्यूटी आएगी, मल्टीपल मीनिंग्स आएंगी। मतलब ग्रामर तो इजी कर दी पर उसको इंटरप्रेट करने के लिए मशीन बहुत खतरनाक बनानी पड़ेगी, या लैंग्वेज बहुत ही बकवास बनेगी। इसीलिए यहाँ पे सारा का सारा रोल ग्रामर्स का होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की ग्रामर होती है, उसमें पहली अपन ग्रामर देख रहे हैं वो जो चॉम्स्की ने हायरार्की में डिवाइड किया था। तो कुछ और कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन भी है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो द चॉम्स्की हायरार्की इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर्स प्रपोज्ड बाय नॉन चॉम्स्की इन 1956। तो 1956 के अंदर इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था ग्रामर का, और इट इज ए फंडामेंटल इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, हेल्पिंग टू डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स बेस्ड ऑन द जनरेटिव पावर। तो आपका जनरेटिव पावर किसका, मशीन का, कि जिस मशीन से आप ये बना रहे हो उसको आप कितना पावर देना चाह रहे हो।
जितना ज्यादा पावर देना चाह रहे हो उसके हिसाब से ग्रामर को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ग्रामर इजी होगी तो उसको समझने के लिए मशीन पावरफुल बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मतलब अलग अलग निकल रहे होंगे। एक आपने ग्रामर को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया तो मशीन आपको इजी बनानी पड़ेगी। तो मशीन को कम मेहनत करनी पड़े, अरे सिंपल सी बात है। एक आपसे कोई बोले कि बेटा आपको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो आपको नहीं बनाना, क्योंकि आपको आपके पापा ने आपके दादा ने बना के दिया है, तो आपको बनी बनाई चीज मिल गई, तो घर तो बन गया, ठीक है। पर उसी घर में अब आपको कोई बोले कि ठीक है बेटा अब कल से आप हमारा पालन पोषण करोगे, खर्चा सारा दोगे, दोगे कहाँ से, आपने कौन से कमाए हैं पैसे, तो आपको कमाने में जोर ज्यादा आने वाले। और एक आपने अपने पैसों से मेहनत करके दिन रात एक करके घर बनाया है, तो आपने बहुत दुखी हो लिए, लेकिन अब इतनी मेहनत करके अगर आपने घर कमाया हो बनाया होगा तो पैसे भी तो कमाए होंगे, तो उससे क्या आगे की लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। इसीलिए ऐसा बोला जाता है ग्रामर जितना इजी मशीन उतनी 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 पावरफुल होगी, और ग्रामर जितना टफ मशीन उतना इजी होगी, ठीक है। तो चॉम्स्की ने ये बेसिकली 4 टाइप के ग्रामर के क्लासिफिकेशन दिए थे, ये 4 है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसके अलग अलग नाम है। टाइप 0 को हम बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर या रिकर्सिवली एन्यूमरेटेड ग्रामर, दो नाम होते हैं इसके, अनरेस्ट्रिक्टेड या रिकर्सिवली इन्यूमरेटेड ग्रामर। टाइप 1 को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, CSG। टाइप 2 को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। और टाइप 3 को हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर यानी RC। और नॉर्मल प्रैक्टिकल सेंस के अंदर ज्यादातर टाइप 2 और टाइप 3 ही काम आते हैं। देखो टाइप 0 अब ये क्या है, ये इस तरह से काम करता है, देयर इज अ हायरार्की ऑफ द ग्रामर्स। मतलब ये किस तरह से काम करेगा कि सबसे पहले सबसे बाहर कौन है, तो सबसे बाहर टाइप 0 है। तो सबसे पहले आपको ग्रामर बनानी है, सिंपल ग्रामर बनानी है। जब तक ग्रामर ही नहीं बनेगी उस पर रूल्स कैसे लगाओगे। इसलिए टाइप 0 सबसे इजी ग्रामर होती है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसीलिए उसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर बोलते हैं। अब आप ग्रामर आपने बना दी, अब उसमें थोड़ी सी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उससे आपका टाइप 1 या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आ गया। उस पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उसके लिए आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आ गया, और उस पर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो आपका रेगुलर ग्रामर आ गया। बोले क्या समझ में है कि जो भी टाइप 3 ग्रामर होता है वो टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 तो होता ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई ग्रामर टाइप 3 बन गया और वो टाइप 0 है ही नहीं। अरे टाइप 0 नहीं है तो वो ग्रामर ही नहीं है, वो जो ग्रामर ही नहीं है वो टाइप 3 कैसे होगा। इसलिए अगर कोई ग्रामर टाइप 3 है इसका मतलब 0, 1, 2 होगा, कोई ग्रामर टाइप 2 इसका मतलब वो टाइप 0, टाइप 1 होगा, और कोई ग्रामर टाइप 1 है तो वो टाइप 0 होगा। तो इसीलिए ये डायग्राम आपका इस तरह से काम करता है, बिल्कुल कि एक दूसरे के अंदर अंदर चलो, सिंपल से, ठीक। अब 1 बाई 1 करके एक एक ग्रामर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप 0 ग्रामर। देखिए किसी भी ग्रामर को जब हम जनरेट करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जैक्टली यहाँ का नहीं है, ग्रामर को जनरेट जहाँ से किया जाता है वो मशीन होता है, अंदर मशीन इज बेसिकली कॉल्ड ऑटोमेटा थ्योरी, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटा थ्योरी, जहाँ से हमारा मशीन डायग्राम बनते हैं, और उस मशीन डायग्राम से हम सेंटेंसेस को प्रिडिक्ट करते हैं, और तब जाके हमें कहीं ग्रामर चाहिए होती है। तो अगर आप किसी भी मशीन पे ग्रामर बेस्ड काम करते हो तो उस मशीन को क्या क्या चाहिए, तो बेसिकली उस मशीन को 3 से 4 चीजों का नीड पड़ता है। अब आप कोई भी ग्रामर बना रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स चाहिए। अरे अगर आप इंग्लिश बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल। अब आपको ए से एप्पल और बी फॉर बोल ही नहीं आ रही, आप कहते नहीं सर हमें तो सीधा ये बताओ नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, तो कोई सेंसफुल है इस बात का, नहीं। तो अगर आप कोई भी ग्रामर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स चाहिए। अब सिंपल से मैंने बोल दिया कि मैं ग्रामर बना रहा हूँ, उसमें मैं 2 अल्फाबेट यूज करूंगा, ए बी। इसका मतलब अब आप इस ग्रामर को यूज करके कोई भी सेंटेंसेस बनाओगे उसमें ए और बी के अलावा कुछ नहीं है। ए आप क्या बना सकते हो, ए बी आप बना सकते हो, ए बी बी आप लिख सकते हो, ए बी 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 बी, बस तीसरा ही नहीं आपके पास में। तो इन दोनों को यूज करके आप कोई भी क्या बना सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे यूज लेते हो हमारा, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल्स, बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का सिंपल सा मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे अभी आपने ऐसा बोल दिया कि जहां पे भी आपको कैपिटल ए दिख रहा है वहां पे स्मॉल ए रिप्लेस कर दो। आपने बोला कि इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसा कि मेरे को यहाँ पे जहां जहां पे भी कैपिटल ए दिखे वहां मैंने स्मॉल ए रख दिया, या मुझे जहां जहां पे भी कैपिटल ए दिख रहा है मैं वहां ए बी और ए रखना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैंने कोई सेंटेंसेस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा,
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ए, कैपिटल ए और ए। इसका मतलब इस ए को मुझे किससे रिप्लेस करना है, ए से ही करना है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ए ए ए, इस रिप्लेसमेंट है। यहीं पे अगर आपने मान लीजिए कहीं पे भी लिख दिया ए बी ए, तो ए का मतलब क्या हुआ, फिर से ए भी आ सकते हैं। अरे इस ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब है ए बी तो हो गए, फिर वापस से ए आ जाएगा, तो ये रिकर्सिवली हुआ ना कि ए बी तो आया, आपने फिर ए बी लिख दिया। अब आप फिर यहाँ ए बी ए लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी ए बी आएगा तो यहाँ पे भी ए आ सकता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनस। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या होता है, तीसरा आपके पास आता है रूल्स, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन रूल्स। बेसिकली इसके बगैर हमारा काम नहीं होने वाला, और ये रूल्स हमें ग्रामर देगी, ये रूल्स हमें ग्रामर्स देगी कि भैया आप कैसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, किसको किससे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। तो यहाँ पे हम नॉर्मल जो सेंटेंसेस लिखते हैं शॉर्ट में, वो ऐसे ही लिखते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए रूल। तो ये हमारा लेफ्ट में हमने एक रूल लगाया, एक हमने राइट में एक रूल लगाया। ठीक है, अभी लेफ्ट और राइट में क्या क्या और कैसे कैसे होंगे वो चीज आपको समझना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ है फिर इनका रिपीटेशन। जैसे आप ये बोलोगे कि नहीं ये 0 और मोर टाइम आएगा, ये कम से कम एक बार आएगा, या ये एक ही बार आएगा, दिस इज बेसिकली द रिपीटेशन से, उसे हम फोर्थ बोलते हैं रिपीटेशन और अक्रिंग। तो इन चारों चीजों को मिला के, जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे बोल देता हूँ अक्रिंग, जैसे जिसमें आपने स्टार यूज कर लिया, बेसिकली प्लस यूज कर लिया, इस तरह से। ठीक है, तो ये चारों को मिला के क्या बनता है, आपका एक मशीन बनता है। इन चारों को मिला के, फिलहाल हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर किस पे फोकस करेगा, रूल्स पे फोकस करेगा। ठीक है, अब जब ये रूल्स हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस है कुछ ना कुछ आपके पास होगा, तभी वो रूल काम कर रहे हैं, नहीं तो रूल ही काम नहीं कर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 0 ग्रामर की आप बात करोगे तो टाइप 0 ग्रामर क्या बोलते हैं, टाइप 0 ग्रामर सिंपल सा है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। मतलब आप यहाँ पे जो भी रूल्स लिख रहे हो उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं रहे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो यहाँ का सीन क्या है, द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ द ग्रामर विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, ये रूल्स है ना, ये दिस इज, इसे पूरा कहते हैं प्रोडक्शन रूल्स। तो मतलब आप जो रूल बना रहे हो उस रूल पे आप किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, तो उसे अपन सिंपल सा कहेंगे टाइप 0। अब हम और कहाँ रूल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, रूल्स पे ही लगाएंगे। मतलब लेफ्ट में कौन आएगा हम फिक्स कर देते हैं, राइट में कौन आएगा हम फिक्स कर देते हैं। तो आपने लेफ्ट और राइट में जो अकरिंग वाली जो पॉसिबिलिटीज है उन पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि लेफ्ट में एक टर्मिनल आएगा, 2 टर्मिनल्स आएंगे, राइट में एक भी टर्मिनल नहीं आएगा, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और दीज ग्रामर्स कैन जनरेट एनी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी का दूसरा नाम, इसे आप टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड या रिकर्सिवली एनुमरेटेड ग्रामर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो भी होगा वो रिकर्सिवली नहीं होगा। अभी जैसे मैंने लिखा इसको कि ए को मैंने रिप्लेस कर दिया ए बी ए, तो इस ए की जगह फिर ए बी आ जाएगा, फिर ए लिखा तो फिर ए की जगह फिर ए बी आ जाएगा, तो रिकर्सिवली कॉल नहीं हो रहा, वही चीजें बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सिंपल से आपका फॉर्म कैसा होगा, तो ये है आपका रूल, प्रोडक्शन रूल। तो यहाँ प्रोडक्शन रूल ऐसे ही लिखा जाता है अल्फा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे भी ये दिखेगा उसकी जगह में ये रखना, बेसिकली ये है इसका जनरल मतलब। ठीक है, तो ये आपका अल्फा जस्ट सब्स्टिट्यूटेड बाय बीटा, जहां पे अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल सिंबल्स। मतलब अब ये क्या बोलेगा कि आप लेफ्ट में और राइट में टर्मिनल रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। अब कैसे पता चलेगा आपको कौन टर्मिनल है, तो टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, जब भी आप टर्मिनल्स लिखोगे कहीं पे भी तो याद रखना टर्मिनल को लिखने का तरीका होता है कैपिटल अल्फाबेट। अगर आपने किसी भी प्रोडक्शन रूल के अंदर कहीं पे भी अगर कैपिटल अल्फाबेट लिखा है तो समझ जाना वो टर्मिनल है। मैंने कहीं कैपिटल ए लिख दिया, मैंने कहीं कैपिटल एस लिख दिया, मैंने कहीं कैपिटल बी लिख दिया, तो कहीं पे भी अगर आप कैपिटल अल्फाबेट लिखते हो ना, दैट बिलोंगिंग टू टर्मिनल्स, वो टर्मिनल है, मतलब उस पे चीजें खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइप 0 क्या बोलते हैं कि लेफ्ट में और राइट में दोनों में ही टर्मिनल भी आ सकता है और नॉन टर्मिनल्स भी आ सकता है, कोई पंगा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। धीरे धीरे हम फिर इस पर रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि नहीं लेफ्ट में सिर्फ टर्मिनल ही आना चाहिए, फिर आगे जाके हम कहेंगे कि नहीं राइट में भी सिर्फ टर्मिनल ही आना, यही है हमारी ग्रामर। और है क्या, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि लेफ्ट और राइट दोनों में टर्मिनल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, सिंपल। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल्स में आपने सिंपल इधर ये रूल देखो, अब आपने यहाँ पे क्या रूल लिख रखा है, अब आप इसको गौर से देखोगे तो ये एस क्या है, टर्मिनल, ये एस क्या है, ये एस क्या है, टर्मिनल। यहाँ पे आपने देखो ये एस देखा क्या है, टर्मिनल, इस एस को देखा क्या है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके टर्मिनल्स आ रहे हैं लेफ्ट में भी आ रहे हैं राइट में भी आ रहे हैं।
सिंपल सा। अब इनकी मदद से अगर आप कोई भी अगर सेंटेंस बनाओगे, जैसे आपने ये लिखा, तो आपने अगर पहला अगर आप प्रेडिक्शन रूल लिखते हो कि आपने एस से लिखा ए एस बी एस, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में है? इसका मतलब ये समझ में आया कि एस की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, और इस एस की जगह फिर से आप बी लिख सकते हो। जब कुछ भी नहीं लिखोगे हाँ तो ए भी आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब अब जब आपके पास ये आ गया, फिर से आपको रिपीट करना, तो इस एस को जब भी रिप्लेस करो आप ए से रिप्लेस करते हो, इस एस को जब भी करोगे आप बी से रिप्लेस कर सकते हो। या फिर यही आपने लिखा एस के बाद में आपने लिख दिया ए बी एस, इसका मतलब क्या समझ में, कि जहां जहां एस आएगा वहां वहां ए बी आएगा। यही तो इसका मतलब पहले आपने लिखा ए बी और फिर आपने एस लिख के छोड़ दिया, तो ये एस क्या है, ये ए बी है, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, ए बी। फिर आपने अगर यहाँ फिर एस लिख दिया तो ये फिर एस किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में ही हमारे पास जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो कैसी हो रही है, ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन, जहाँ एन का वैल्यू कम से कम एक तो होगा। गौर से देखा जाए तो ए बी ए 2 बार बी 2 बार, यहाँ पे आपके पास सिंपल सा क्या हो रहा है, ए बी रिपीट तो हुई सेंटेंसेस हो रहे हैं ना। तो यहाँ इस केस में अब ये कहोगे कि आपके पास जो सेंटेंसेस रिपीट होंगे कैसे होंगे, ए बी ए बी बी ए बी, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो टाइप 0 में समझना क्या था, क्या समझ में कि टाइप 0 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में टर्मिनल आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते। जैसे आपको टर्मिनल पे फोकस करना है, तो टर्मिनल मतलब कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है टाइप 1 ग्रामर। अब टाइप 1 ग्रामर में हमने क्या किया, थोड़ा और रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, और वो रेस्ट्रिक्शन इस तरह से डाल दिया कि जो भी आपका राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाले पार्ट से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो लेफ्ट में आपको ज्यादा कम दिखेगा, राइट में आपको ज्यादा दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट में आपने 3 सिंबल लिख लिए और राइट में 2 ही लिख दिए, नहीं होना चाहिए। तो जब आप लेंथ यूज कर रहे हो लेफ्ट और राइट में, राइट वाले का लेंथ हमेशा लेफ्ट वाली लेंथ के या तो बराबर आएगा या बढ़ेगा। तो यहाँ हमने लेंथ पे फोकस कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, और ये रेयरली यूज्ड है, सबसे कम यूज किया जाता है, ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल्स मस्ट मेंटेन और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या बोला कि या तो जो प्रोडक्शन रूल है वो क्या करेगा, जो लेंथ है वो मेंटेन रखेगा, मतलब दोनों बराबर होंगे, या फिर लेंथ उसकी बढ़ेगी, मतलब राइट वाला बढ़ता जाएगा, लेफ्ट वाला छोटा होता जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर द स्टार्ट सिंबल। तो जैसे आपने लिखा अल्फा बिलोंगिंग टू बीटा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ अल्फा जो होगा वो लेंथ ऑफ बीटा से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर फॉलोज द फॉलोइंग रूल्स। अब यहाँ सिंपल से हमारे कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला रूल ये क्या कहता है, सबसे पहला रूल कहेगा द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर मे हैव मोर देन 1 सिंबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर प्रोडक्शन रूल्स। मतलब लेफ्ट में एक से ज्यादा सिंबल्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा सिंबल्स आ सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया, मान लीजिए लेफ्ट में आपको लिखना है, तो आपने लेफ्ट में मान लीजिए ए और मान लीजिए कैपिटल बी, ऐसा कुछ करके लिख दिया, तो आपने 2 सिंबल्स लिख दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक लिख दिया हाँ तो भी चलेगा, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट में तो खैर जो होना वो तो बात की बात है। तो लेफ्ट में एक या एक से ज्यादा सिंबल्स आ सकते हैं। दूसरा, द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द लेफ्ट साइड मस्ट नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड। वो आपको पहले ही समझा दिया, लेफ्ट में जो भी सिंबल होंगे वो कभी भी राइट से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और तीसरा, द रूल ऑफ द फॉर्म ए बिलोंगिंग टू एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे होता है एम्प्टी, यह आप बोल सकते हो 0। तो यहाँ पे जब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मतलब आप एम्प्टी स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, मतलब आपने एक टर्मिनल को जब सब्स्टिट्यूट किया तो उसकी जगह कुछ नहीं लिखा। जैसे अभी अभी हमने लिखा कि हमने एस लिखा और इसको हमने ए बी एस लिख दिया, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी ये एस हटेगा इसकी जगह ए बी आएगा। पर यही चीज अगर आप ऐसा लिख देते हो कि मैं यहाँ एस को मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जहां जहां एस है वहां एप्सिलॉन भी आ सकता है, मतलब वो हटा के कुछ मत लिखो, एम्प्टी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपल से क्या समझ में है कि ए बिलोंगिंग टू एप्सिलॉन इज नॉट अलाउड अंटिल ए इज द स्टार्ट सिंबल। ठीक है, एंड इट डज नॉट अकर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल। ठीक है, तो ये आपका वैसे तो अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं, कब अलाउ होगा, जब ए क्या है आपका स्टार्ट सिंबल।
मतलब टर्मिनल से, स्टार सिंबल है मतलब टर्मिनल से। तो अगर आपका ए अगर टर्मिनल से तो अलाउड है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए में टर्मिनल नहीं लिखा, नॉन टर्मिनल लिख दिया और राइट में आप एप्सिलॉन लगा रहे हो, तो किसी हाल में पॉसिबल। ठीक है, तो 3 तरह के रूल होते हैं जो आपको समझ आना चाहिए जो टाइप 1 ग्रामर बनाता है। ठीक है, तो टाइप 1 ग्रामर शुड बी टाइप 0, आपको समझ में आई क्या? अरे जो टाइप 1 होगा वो टाइप 0 तो होगा ही ना, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म ये समझ में आई देखो ये। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेयर ए इज द नॉन टर्मिनल, ए हमारा क्या है, हमारा नॉन टर्मिनल, एंड अल्फा और गामा आर द ऑप्शनल कॉन्टेक्स्ट, और वो क्या है, वो आपके ऑप्शनल है कि यहाँ पे अल्फा बीटा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। यहाँ पे एक से ज्यादा दिख रहा है, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी तो 3 है, तो या तो आप एक यहाँ कम कर दो, यहाँ 3 रहने दो, पर ऐसा नहीं यहाँ एक कम करके यहाँ 2 लिख दिया, वो गलत हो जाए, कि लेफ्ट का लेंथ हमेशा राइट के लेंथ से छोटा होता है। ठीक है, तो लाइक रूल्स आपने ये लिख दिया, देखो अभी इस रूल को देखो। ठीक है, अब इस रूल को देखो, तो इस रूल से सिंपल सा हमें क्या समझ में आ रही है, यहाँ एक ही है बहुत सारे, यहाँ एक ही है बहुत सारे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हटा रहे हो तो इसका मतलब सिंपल सा क्या आ रहा है, एस और एस आपने लिख दिया, तब आपने लिख दिया ए बी सी, तब इस ए बी सी का सिंपल सा मतलब आपको क्या समझ में आया कि एस आपका एप्सिलॉन बी है, तभी आपने सीधा हटा दिया। नहीं तो फिर जब भी आप हटाओगे इसकी एस की जगह, तो यहाँ ए, यहाँ फिर आपने सिंपल सा ए लिख दिया, फिर यहाँ बी बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, दूसरा भी तो नहीं रही एस। तो इस तरह से ये चीजें रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे अब आपका पैटर्न इस तरह से बनेगा, ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन, सी रेस टू पावर एन टाइप का। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है टाइप 2 ग्रामर, जिसे हम कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFC, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने क्या बोला, देखो फिर समझो, टाइप 0 ग्रामर क्या बोलते हैं कि लेफ्ट और राइट में टर्मिनल भी आ सकता है, नॉट टर्मिनल भी आ सकते हैं। टाइप 1 ग्रामर ने क्या बोला, सिंपल सा कि लेफ्ट का लेंथ राइट की लेंथ से छोटा हो। अब टाइप 2 ग्रामर क्या बोलेगा कि लेफ्ट में जो टर्मिनल आएगा वो एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। अब एक से ज्यादा टर्मिनल्स आप नहीं लेके आ सकते। तो टाइप 2 ग्रामर इज नॉन एज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड टाइप 2 शुड बी टाइप 1, वो तो है ही। तो ईच प्रोडक्शन रूल हैज ए सिंगल नॉन टर्मिनल, देखो सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक ही होगा टर्मिनल, एक से ज्यादा नहीं होने वाला। जैसे देखो यहाँ सिर्फ एक ही है, इस बार एक से ज्यादा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अभी आपने लिखा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे रूल्स के हिसाब से तो आपने कितने सारे लिख दिए थे, 3, अब तो इधर भी 3 थे। बट यहाँ पे अगर आप रूल बनाओगे तो लेफ्ट में अगर एक है तो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, वेयर ए इज द सिंगल नॉन टर्मिनल एंड गामा स्ट्रिंग ऑफ द टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ये टर्मिनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे हमेशा एक ही आएगा। जैसे आपने सिंपल से एस के बाद यहाँ पे AS BS लिख दिया, एस के साथ में आपने एप्सिलॉन एस लिख दिया। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब वही एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, आप टाइप 2 ग्रामर बना सकते हो। उसके बाद में अब आपके पास आता है टाइप 3 ग्रामर। तो टाइप 3 ग्रामर का भी अपना एक स्पेसिफिक रूल है। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ग्रामर वेयर प्रोडक्शन रूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक फॉर्म। और टाइप 3 ग्रामर को अपन क्या कहेंगे, रेगुलर ग्रामर, वो हमें पता ही है। और रेगुलर लैंग्वेजेस आर those languages which can be described using regular expression, and these languages can be modeled by NFA और DFA। ये हमारी मशीन होती है जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसमें अपन इसको यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और टाइप 3 इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर, और इट शुड बी टाइप 2 एंड टाइप 1। अब ये 2 तरह का होता है। अब इसको किस तरह से बाउंड किया गया है, इस तरह से बाउंड किया गया है कि टाइप 3 2 तरह का होगा, या तो राइट लीनियर होगा या फिर आपका लेफ्ट लीनियर होगा। राइट लीनियर होगा या लेफ्ट लीनियर होगा, मतलब जो भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, देखो अगर आप यहाँ पे राइट लीनियर लिख रहे हो तो जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन करने वाला है वो राइट में ही आएगा। और अगर आप लेफ्ट लीनियर लिख रहे हो तो जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है ए बी, ये बी। तो ये अगर आप राइट लिखोगे तो ये आपका ए बी काउंट होगा, इसी को लेफ्ट लिखोगे तो इसी का डायरेक्शन फ्लिप कर दो तो ये बी हो जाए। वैसे इनका सीक्वेंस बदलना है, इनका सीक्वेंस, मतलब आप ये समझो कि अगर आपने राइट लिखा है तो आपका टर्मिनल जो कैपिटल है वो राइट में आएगा, और आपने लेफ्ट लिखा है तो आपका जो कैपिटल है वो लेफ्ट में आएगा। इससे आपको इससे समझ में आएगा कि ये, इसको देखो, ये तो ए को ए है, ये तो रिपीटेशन के लिए, तो खुद को तो भूल जाओ। अब यहाँ पे आपने कैपिटल बी ए लिखा और यहाँ पे ए कैपिटल बी लिखा, तो ये लेफ्ट में है तो इसे लेफ्ट लीनियर कहेंगे, और ये राइट में है तो इसे राइट लीनियर कहेंगे। ये इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ पे एस लिखा तो ए बी एस, तो यहाँ पे बस इसको देखो, इसको
कौन सा है, लेफ्ट या राइट? तो राइट, क्योंकि ए आपके राइट में, ठीक है। ऐसे आप यहाँ गए तो यहाँ पे ए को छोड़ो, बी किधर है, राइट में, तो ये आपका राइट हो गया। ऐसे इसमें देखो ये बी है तो ये तो बी के साथ ही सी है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई टेंशन ही खत्म। तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रिंग क्या बनेगा, इट इज जस्ट लाइक एबीसी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टाइप 3 ग्रामर को यूज कर सकते हो। और नॉर्मली यहाँ पे चॉम्स्की हायरार्की प्लेज ए क्रूशियल रोल एंड विद रेगुलर एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो यहाँ पे आपका टाइप 2 और टाइप 3 बस ये दो ही ग्रामर है जो यूज होती है, यानी आपका रेगुलर ग्रामर या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, इन्हीं दोनों का यूज हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव था यानी टाइप 1 और अनरिस्ट्रिक्टेड था, वो काम नहीं आता, काम ही नहीं आता। तो सिर्फ हम इन्हीं को यूज करते हुए काम करते हैं। अब यही टॉपिक अगर डिटेल से होता, मान लो यही अगर मैं आपको TOC पढ़ा रहा होता, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो वहां पे मैं आपको मॉडल्स बना के बताता, मैथमेटिकली मॉडल कि चलो अब एक एग्जाम्पल आ गया, वो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, एक आउटपुट दे देंगे कि बताओ ये इसका आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। तो वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से चलती है, क्योंकि वहाँ हम मशीन बनाना सीखते हैं। यहाँ मशीन नहीं, यहाँ ग्रामर पे काम कर रहे हैं। तो ग्रामर मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डिपेंडेंट, मतलब रूल पे आपने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, कब टर्मिनल आएगा, कब नॉन टर्मिनल आएगा, बस उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है।